मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आए हैं जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय की देर न करते हुए सीधे करंट अफेयर की श्रृंखला पर आते हैं। NIRF ने जारी की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट। तो NIRF की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। 15 जुलाई को NIRF रैंकिंग 2022 जारी की गई है। तो ये 15 जुलाई को 2022 को जारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई को NIRF रैंकिंग 2022 जारी किया है। इस सूची में भारत शीर्ष विश्वविद्यालय और कॉलेजों की सूची होती है जो कॉलेज एडमिशन शुरू होने से पहले जारी की जाती है। इससे निश्चित तौर पर स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सही संस्थान चुनने का फैसले में लेने में मदद मिलती है। इससे पहली बार 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था। तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये पहली बार 29 सितंबर 2015 के लिए लॉन्च की गई थी। और इसका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी और इसकी जो अध्यक्ष थी मंत्री वो स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 अब तक का 7वां संस्करण है। ये 7वां संस्करण है। इससे पहले 2015 में लॉन्च हुई थी और ये 2000 इस समय 22 है, तो इसलिए इसका 7वां संस्करण है। इस रैंकिंग वार्षिक रूप से कई स्तरों पर परीक्षणोपरांत प्रेषित किया जाता है। देश में हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को उनके फ्रेमवर्क परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक देने का काम करता है और इस रैंकिंग के जरिए इन संस्थाओं में शैक्षिक गुणवत्ता के साथ अन्य पैरामीटर को मापा जाता है। ये फ्रेमवर्क सभी विश्वविद्यालय, प्रबंधन कॉलेज, फार्मेसी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग कॉलेज, वास्तुकला, ARI, IF, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग कानून और अनुसंधान संस्थानों के लिए शीर्ष रैंक तैयार करता है। रैंकिंग मोटे तौर पर 5 प्रमुख मापदंडों पर आधारित है जिनमें शामिल है शिक्षण, सीखना, संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम इत्यादि। इस सूची में भारत सरकार द्वारा 200 इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थान दिया गया, जबकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज कैटेगरी में 100 संस्थानों को NIRF रैंकिंग मिलती है। तो प्रबंधन और फार्मेसी के केवल 75 संस्थानों को और चिकित्सा और अनुसंधान को लिए 50-50 और दंत चिकित्सा 40 और कानून में 30 और वास्तुकला में 25 संस्थानों को स्थान मिला। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसमें कुल 200 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची थी जिसमें ओवरऑल यूनिवर्सिटी 100 संस्थानों के लिए रैंकिंग मिली थी। तो NIRF रैंकिंग कैसी होती है? तो संस्थान स्व शिक्षा मंत्रालय के साथ NIRF रैंकिंग के लिए आवेदन करते हैं और पिछले साल देश भर के कुल 6272 विश्वविद्यालय, कॉलेजों और संस्थानों ने इस रैंकिंग के लिए आवेदन किया था। इनमें से कुल 4030 अद्वितीय आवेदन थे, जिसमें कुल श्रेणी के लिए 1657 संस्थान, इंजीनियरिंग के लिए 1143 और प्रबंधन के लिए 659, फार्मेसी के लिए 351, कानून के लिए 120 और मेडिकल के लिए 111, आर्किटेक्चर के लिए 78 और सामान्य डिग्री श्रेणी के लिए 1802 संस्थान थे। तो NIRF रैंकिंग 2022 के आधार पर टॉप 10 विश्वविद्यालयों की लिस्ट जो जारी की गई है, तो IISc बेंगलोर, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठ कोयम्बटूर और BHU वाराणसी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बेलोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो ये 10 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। तो कुछ 14 जुलाई 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने हाल ही में विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में फिनलैंड के टम्बारे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने 24.74 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 94 वर्ष की धावक भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। 15 जुलाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशंस में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्य के प्रदान किया जाएगा। तो ये यहाँ से ये वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे ऐसा तैयार किया जा रहा है जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। 16 जुलाई जापान सरकार भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया। उनको चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत ताका मासायुकी ने सम्मानित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, नियुक्ति। जो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। उनको मोहम्मद इमरान की जगह नियुक्त किया गया। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज पार्टी साबेज को गूगल पेरेंट अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 2020 के बाद अल्फ़ाबेट बोर्ड में पहला बदलाव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद को निजी क्षेत्र की ऋणदाता करूर वैश्य बैंक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मीना चंद को निजी क्षेत्र ऋणदाता कसूर वैश्य बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल ये 3 वर्ष का रहेगा। सार्वजनिक उद्यम के चेयरमैन PESB ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर संजय कुमार को नियुक्त किया। वर्तमान में वह रेलटेल में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अभी जो निधन हुआ है, मैक्सिको को पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया को 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1972 में संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर वकालत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्मश्री विजेता प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह रूरल लिटिगेशन एंड एटाइटेलमेंट सेंटर नामक NGO के संस्थापक थे। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिंक्लेयर ने 1963 और 1968 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 21 टेस्ट खेले थे, जिसमें 29.43 की औसत से 1148 रन बनाए थे। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाली ब्रिटिश संगीतकार मॉन्टी नॉर्मल का निधन हो गया। वे 54 वर्ष के थे। प्रसिद्ध पुरातात्विकविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें 28 सितंबर 1983 से 6 फरवरी 1991 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। खेल। PV सिंधु ने अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीत लिया। उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूद एशियाई चैंपियनशिप चीन की बांग जी को 21-9, 11-21, 11-15 से हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर GM अरविंद चिदम्बरम टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होमनियासन को हमवतन रौनक सावधानी को पछाड़कर 41वें बिलाडी-बोनास अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन के विजेता बन गए। बांग्लादेश के एक तेज गेंदबाज शहीदुल
इस्लाम को आईसीसी डोपिंग रोधी संहिता के अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन को स्वीकार करने के बाद 10 महीने के निलंबन की सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने बांग्लादेश के लिए एक टी20 मैच में हिस्सा लिया था। एशियाई खेलों के तीरंदाजी स्वर्ण विजेता अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने यूएसए के बर्मिंघम अलबामा में विश्व खेल 2022 में पदक जीत लिया। कांस्य पदक प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजी टीम ने मैक्सिको की एंड्रिया और म्यूयल बेसेरा को 57-106 से हराया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एवं दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज मैरी जान कैम्प को बी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवार्ड, जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर द क्राइसैंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की है। शिंजो आबे युद्ध के बाद संविधान के तहत सम्मान पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ब्रिटिश सांसद द्वारा सम्मानित किए गए हैं। उन्हें इस अवार्ड से 13 जुलाई को सम्मानित किया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत अभिनेत्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिनिष्ठ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 जुलाई ऋषभ पंत के शानदार शतक और हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। सीरीज के अंतिम मैच में मेजबान टीम ने भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा, जिससे भारतीय टीम के 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 18 जुलाई एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी वन कार्ड ने डेमासेक द्वारा समर्थित फंडिंग के सीरीज की राउंड में $100 मिलियन जुटाई, जिससे यह भारत में 104वां यूनिकॉर्न बन गया। भारत ने 2022 में अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। 19 जुलाई आईएनएस सिंधु ध्वज को देश की 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। समारोह के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कप्तान थे। तो आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आपके लिए वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।